नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी देख रहे हैं हॉरर रेडियो। दोस्तों, आज की सच्ची डरावनी कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सच्ची डरावनी कहानी। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अपने चाचा मोहम्मद अली खान के साथ गुरुपट्टनम के लिए निकला था। तो गुरुपट्टनम हमारे यहाँ से थोड़ा दूर एक पढ़ने वाला शहर है। दरअसल मेरे चाचा वहीं के कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और इसी बीच मुझे भी अपनी प्रैक्टिकल फीस जमा करवानी थी और वो कॉलेज हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर था। उसके बाद मैं और मेरे चाचा जी ट्रेन पकड़कर सीधे ही उस कॉलेज की तरफ निकल पड़े। मुझे अपने भूगोल की प्रैक्टिकल फीस के साथ साथ फाइल भी जमा करवानी थी, इसलिए हम दोनों ट्रेन से निकल पड़े क्योंकि वहाँ से उस कॉलेज की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। हमारी यूनिवर्सिटी भी वहीं पे थी और वहीं पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा होते थे। अंधेरा होने के बाद मुझे हर सफ़र में डर लगता है, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो या फिर बस का सफ़र हो। इस वक्त तो मेरे साथ मेरे चाचा जी सफ़र कर रहे थे, लेकिन आते वक्त मुझे अकेले में ही सफ़र करना था। इसलिए मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर हम लोग कॉलेज में पहुंचने के बाद मैंने अपनी फ़ाइल जमा करवा दी और ट्रेन से यहाँ तक होने वाला सफ़र काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। आते वक्त मेरा तो सर दर्द करने लगा था और वो दूरी भी कुछ ज़्यादा ही थी, तो थकावट भी महसूस हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने चाचा जी को बताया कि जाते समय मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, क्योंकि लोकल ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन मेरे चाचा जी मेरी बात कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, अभी रात को ट्रेन आने वाली है, तो तुम उसी ट्रेन से निकल जाना। सुबह के 5 बजे के आसपास तुम अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चाचा जी की बात मानकर जल्दी से स्टेशन पहुंच जाऊंगा और फिर स्टेशन से रात वाली ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। यही सोचकर मैंने अपना सारा सामान उठाया और उसके बाद वहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। जब मैं उस कॉलेज से निकलना था तो मुझे शाम के 6:30 बज गए थे। हमने रात के सफ़र को काटा था, तो मुझे रात की नींद भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर क्या था, मैं ट्रेन का इंतज़ार करते हुए स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने अपने हुलिये को लाल रंग का बना रखा था। दरअसल उसके पूरे के पूरे जिस्म पर लाल कपड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं का सर्वेंट है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आपको किस तरफ जाना है? वो मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अरे वो क्या है कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर वालों से मुलाकात करूंगा। मैं आज ही अपने सारे काम निपटा कर घर पर जा रहा हूँ। अभी मैं उस आदमी से बात ही कर रहा था कि अचानक ही एक आदमी आया और गलती से मेरा हाथ उस आदमी से टकरा गया। जैसे ही मेरा हाथ उस आदमी से टकराया, वो आदमी मेरे ऊपर भड़कने लगा। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस आदमी से बात करते वक्त मेरे हाथ हिल रहे थे। तो अचानक ही उस आदमी से मेरे हाथ टच हो जाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। तभी उस आदमी ने कहा, लगता है कि तुम दिमाग से बेवकूफ़ हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और पहले से ही तुम्हारी हरकतें एकदम पागलों की तरह लग रही हो और तुम यहाँ पे खड़े होकर के किससे बातें कर रहे हो? तभी मैंने उस आदमी से कहा, अबे पागल है क्या? तुझे इतना बड़ा आदमी नहीं दिखता? ठीक से अपनी आंखें खोल के देख। तभी उस आदमी ने कहा, किसकी बात कर रहा है भाई तू? उसकी ये बात सुनते ही मैंने अपने साइड में पलट के देखा तो मैं पूरा हैरान रह गया, क्योंकि अब तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था, क्योंकि अभी अभी तो मुझे वो आदमी मेरे बगल में ही खड़ा हुआ दिखाई दिया था। खैर, इतनी ही देर में वो कहाँ गायब हो गया, मैं यही सोचते हुए अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगा। लेकिन साला वो कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था। हालांकि रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा कि शायद वो आदमी इधर उधर कहीं चला गया होगा। उसके बाद वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा और वो दूसरा वाला आदमी मेरे से गाली गलौज करते हुए कहीं चला गया। अब मैं अपना सर पकड़कर वहीं टेबल पर बैठ गया। दरअसल वहां पर पत्थर के लंबे लंबे टेबल बने थे, तो मैं वहीं पर एक टेबल पर बैठ गया और तभी मेरे बगल में से एक आवाज आई, अरे भाई साहब, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, आप यहाँ पे कब आ गए? फिर जब मैंने साइड में देखा तो मैंने पाया कि वहां पर मुझे वही आदमी नजर आ रहा था जो कि कुछ देर पहले मुझसे बातें करते हुए पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ ही पलों में गायब हो गया था। जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा
तो मैं तुरंत ही उस आदमी पर भड़कते हुए बोला, अरे भाई तू कहाँ चला गया था? तेरी वजह से यहाँ पर लड़ाई होते होते बच गई। फिर उस आदमी ने कहा, अरे वो मैं एक बिस्किट का पैकेट लेने गया था। फिर हम दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। उस आदमी ने बार बार अपने घर वालों के बारे में मुझे बताना शुरू किया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सालों के बाद अपने घर जा रहा है। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद मैं उस आदमी की बातों से पक चुका था। अब मैं बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से उठ गया और उसके बाद मैं वहाँ से उठने के बाद ट्रेन का वेट करने लगा। और वहाँ पर मैं थोड़ी ही दूर नज़र आने वाले एक ढाबे की तरफ चल पड़ा और वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे ही आने लगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब एक काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी कर आते हैं। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि उस आदमी ने बताया कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह को हाथ तक नहीं लगाता। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला ही जाकर कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। उसके बाद मैं सब बातों को नज़रअंदाज करके वापस से स्टेशन पर पहुँच गया, क्योंकि स्टेशन पर अनाउंसमेंट के मुताबिक बस कुछ देर में ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाली थी। उसके बाद मैं अपना सामान उठाकर ट्रेन का इंतज़ार करते हुए अब पूरी तरीके से तैयार हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और इस भीड़ में सीट मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से इन दिनों एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो एग्ज़ाम के चलते वहाँ लड़कों की भीड़ भी लग जाना एक नॉर्मल सी बात थी। खासकर ट्रेन में चोरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इसका डर रहता था। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे पटरियों से थर-थर काँपने की आवाज़ आई, तो मुझे ये एहसास हो गया था कि अब ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ रही है। फिर मैं कुछ ही देर में ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं सामान लेकर के पूरी तरीके से तैयार था। फिर जैसे-तैसे करके मुझे सीट लेनी थी, लेकिन ट्रेन थी, इसलिए उस ट्रेन को रुक-रुक कर चलने का भी एक अलग ही लफड़ा था। उसके बाद मैं सामान उठाकर ट्रेन की बोगी के लिए चल दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के लिए पहुँची, तो मैं तुरंत ही भीड़ को चीरते हुए उस ट्रेन के अंदर घुस गया। मुझे लोगों ने काफ़ी रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि उस वक़्त मुसाफिर लोग उतर रहे थे। इसी बीच मैंने एक सीट रोक ली। हालाँकि उस बोगी में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मुझे जो सीट मिली थी, उसके बगल में ही विंडो बनी हुई थी। तो मैं आराम से बैठकर बाहर का दृश्य भी बहुत आसानी के साथ देख सकता था। मुझे उस आदमी का इंतज़ार था, जो मुझे स्टेशन पर मिला था, लेकिन अब तक वो आदमी मुझे ना ही इधर-उधर टहलता हुआ नज़र आ रहा था और ना ही इस बोगी के अंदर नज़र आ रहा था। उसके बाद मैं चुपचाप आराम से बोगी में बैठा रहा। कुछ देर के बाद फिर से अनाउंसमेंट हुई कि अब ट्रेन चलने वाली है और ट्रेन ने भी सावधानी के लिए हॉर्न दे दिया था। ट्रेन के हॉर्न का आवाज़ सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं भी विंडो से झाँकते हुए इधर-उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वो आदमी अभी तक नज़र नहीं आया था। तभी मैंने सोचा कि शायद वो आदमी दूसरी बोगी पर बैठ गया होगा। हालाँकि मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे साथ बैठेगा, तो हम दोनों आपस में बातचीत करते हुए सफ़र काट देंगे। और उसके कुछ देर के बाद ही ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते ही मेरी आँखें फिर से उस आदमी को ढूँढने में जुट गई। तभी मेरे बगल से एक आवाज़ आई, "अरे भाई साहब कौन-सी दुनिया में गुम हो गए हो?" और जैसे ही उसके बाद मैंने अपनी गर्दन को साइड में घुमाया, तो मैंने देखा कि मुझे वही आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा था, जिसे कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, "अरे भाई साहब मैं तो आपको ही ढूँढ रहा था, ताकि हम अच्छे से सफ़र को काट सकें।" इतना कहकर मैं थोड़ा-सा खामोश हुआ। उस आदमी ने कहा कि अरे भाई साहब मैं तो कब का ही आपके बगल में बैठा था, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। उस आदमी की इस बात ने मुझे थोड़ा-सा हैरानी में डिबो दिया। एक पल के लिए मैं उस आदमी को घूरने लगा। तभी उस आदमी ने कहा कि वैसे भाई साहब आपने बताया नहीं कि आप किस स्टेशन पे उतरने वाले हैं? तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया जी वो मेरा स्टेशन ना वो जो है, यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन आपने नहीं बताया कि आप किस स्टेशन पर उतरने वाले हैं। मेरी बात सुनकर उस लाल ड्रेस वाले आदमी ने कहा कि अरे भाई साहब, मेरा क्या है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उतर जाऊँगा। उस आदमी की बातों में काफ़ी ज़्यादा गहराई छुपी हुई थी, जिसको समझ पाना सच में मेरे बस के बाहर था। उसके बाद मैंने भी उस आदमी से दोबारा इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा रहा। ट्रेन ने इस वक़्त तक काफ़ी रफ़्तार पकड़ ली थी। ट्रेन इतनी ज़ोर से चल रही थी कि आस-पास के पेड़-पौधे भी बहुत तेज़ी से ट्रेन के करीब से गुज़र रहे थे। इतनी स्पीड से चलने के बाद
ट्रेन ने एक स्टेशन पर अपने आप उतार दिया और जैसे ही मैंने उस स्टेशन को देखा तो मैंने पाया कि स्टेशन काफ़ी सुनसान लग रहा था। हालांकि मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि उस स्टेशन पर लोग नहीं हैं। और तभी उस आदमी ने कहा कि अगर कोई भी इस स्टेशन पर गलती से उतर जाता है ना, वो दोबारा ट्रेन में अकेला नहीं चढ़ता है। ये मैं सुनकर उस आदमी को एकटक सुनने देखने लगा, क्योंकि उस आदमी की इस बात पर मुझे काफ़ी अजीबपन लगा। मैंने उस आदमी से कहा, "अरे भाई साहब, थोड़ा सोच समझ के तो बोल दिया करो, भला ऐसा भी क्या होता है इस स्टेशन पर?" फिर मैं उस आदमी को 2-4 बातें सुनाने लगा, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब-अजीब बातें बोल दी थी, जिन बातों का कोई सेंस ही नहीं था। और उस वक़्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं उस आदमी पर शक करने लगा। फिर मैं गुस्से में पानी की बोतल लेने के लिए स्टेशन पर उतर गया। उस आदमी ने मुझे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, भला लेकिन मैं कहाँ उसकी कोई बात सुनने वाला था। और उसके बाद जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, तो मैंने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। वहाँ पर तो किसी की मौजूदगी भी ना के बराबर थी और ये बात मुझे खटक रही थी, क्योंकि वो एक रेलवे स्टेशन था और उसके ऊपर किसी भी इंसान का मौजूद ना होना हर किसी इंसान को हैरान कर देगा। जब मुझे लगा कि यहाँ आस-पास कोई दुकान नहीं है, तो इस चीज़ को देख कर के मैंने अपने कदमों को वापस से ट्रेन की तरफ मोड़ लिया। उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक हवा के झोंके ने मेरे पूरे शरीर को छलनी-छलनी कर दिया है। मुझे एक अजीब-सी चीज़ का एहसास हुआ। इस अनुभव का एहसास मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया था। हवा तो मैंने काफ़ी बार खाई थी, लेकिन इस तरह की हवा मेरे बदन को पहली बार छूकर निकल रही थी। सच में इस चीज़ ने मुझे एक पल के लिए मुझे डरा सा दिया था। फिर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और ट्रेन में जाकर बैठ गया। और उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर पहुँचा, तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर मेरी सीट पर वो आदमी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो आदमी अब वहाँ से गायब हो गया था। मुझे लगा कि शायद वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम चला गया होगा, इसलिए मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं जाकर अपनी विंडो वाली सीट पर जाके बैठ गया और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तभी मुझे अपने कान में किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज़ आई। पर इस आवाज़ को सुनते ही मैंने एकदम से अपने बाईं तरफ पलट कर देखा। मगर इस बार मैंने जो देखा, वो देखकर तो मेरे हाथ-पाँव काँप उठे, क्योंकि वहाँ पर वही आदमी बैठा हुआ था, जो मुझे स्टेशन पर मिला था। लेकिन मैं इस जगह पर बस अभी-अभी पहुँचा था और आते वक़्त मैंने उस आदमी को उस सीट पर नहीं देखा था। मैंने इतना तक सोचा था कि अब वो आदमी आखिर कहाँ चला गया। लेकिन इस चीज़ ने अब मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। उसके बाद मैंने उस आदमी से बड़ी हैरानी से पूछा कि जब मैं अभी-अभी इस बर्थ पर आया था, तो आप मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए थे। तो अचानक से कहाँ से टपक पड़े आप? तो इस बात का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा कि अरे भैया, मेरा क्या है, मैं तो यहीं पे टहलता रहता हूँ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था, कुछ हो ना हो दाल में ज़रूर कुछ काला है। क्योंकि अचानक से इस आदमी का दिखना एक बार नहीं हुआ था, पहले भी कुछ ऐसे ही दृश्य हुए थे। 2-3 बार मैंने इसी तरह महसूस किया था। मैं उस आदमी की हरकतों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे इतना यकीन हो गया था कि हाँ, कुछ तो अजीब चल रहा है। उसके थोड़ी देर बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद उस आदमी ने कहा कि अरे भाई साहब, आपको पानी मिला कि नहीं मिला? तो मैंने अपनी गर्दन सहलाते हुए उसे ना में जवाब दिया। तो उस आदमी ने हँसते हुए कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि उस स्टेशन पर कोई पानी-वानी नहीं मिलता है। वो स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिसके नाम से ही यहाँ के लोग डर जाते हैं। एक बार मैंने भी उस स्टेशन पर उतरने की भूल की थी और आज तक मैं उस भूल का अंजाम भुगत रहा हूँ। फिर मैंने उस आदमी से कहा, "आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं?" तो उस आदमी ने कहा, "अरे कुछ नहीं भाई साहब, मैं बस मज़ाक कर रहा हूँ आपसे।" इतना कहने के बाद पता नहीं क्यों मुझे अचानक ही बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगने लगी, इसलिए मैं तुरंत ही उठ गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में पहुँच गया और वहाँ पर फ्रेश होने लगा। जब मुझे हल्का महसूस हुआ, तो मैंने बाथरूम के दरवाजे को खोला, लेकिन अब वो दरवाज़ा पूरी तरीके से जाम हो चुका था। दरवाज़ा इस कदर जाम हो गया था कि मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस दरवाजे को हिला तक नहीं पा रहा था। मैं अंदर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ भी देने लगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो बाथरूम के दरवाजे को खोलकर मेरी मदद कर सके। अब मैं बहुत बुरी तरीके से फँस गया था। काफ़ी ज़्यादा चीखने के बाद भी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया।
तभी उस बाथरूम में लगी हुई कांच की एक खिड़की से आवाज आने लगी। ये आवाज किसी औरत की तरह थी और वो बहुत हॉरर आवाज थी। फिर मैंने उस कांच की तरफ देखा और मेरा कान दर्द होने लगा, और उस कांच की तरफ देखने पर मुझे एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। साथ ही वहां की लाइट भी फ्लिप करने लगी। कांच पर देख करके तो ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे सर पर कोई बैठा है, और सच में मानो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा हो। मेरा सर सच में बहुत ही भारी हो रहा था। कुछ देर बाद उस बाथरूम में अंधेरा छा गया था, तो मैं इस चीज को ढंग से देख नहीं पा रहा था कि सच में क्या मेरे सर पर कोई बैठा हुआ है। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर से सहम गया था कि अब मेरे पांव तक नहीं हिल पा रहे थे। तभी अचानक से ही वो दरवाजा एकदम से खुल गया, और जब दरवाजे के खुलते ही मैंने बाहर देखा, तो वही आदमी मेरे सामने खड़ा था जो इतनी देर से मेरे साथ सफर में था। उस आदमी को देख करके मेरी सांस में सांस आई, और जल्दी से मैं उस बाथरूम से बाहर निकल गया। उसके बाद जैसे ही मैं उस बाथरूम से बाहर निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा शरीर पहले से काफी नॉर्मल हो चुका है, और साथ ही मेरे को थोड़ी राहत मिली। इस भयानक घटना के बाद मेरा पूरा का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था। उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मुझे पता है कि आपके साथ क्या हुआ होगा। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी से बड़ी ही अजीब सी आवाज में कहा कि लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। इस बात का जवाब ना दे करके उस आदमी ने इस बात को यहीं पे काट दिया, और फिर उस आदमी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। मैं फिर से उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। हम दोनों उस बोगी के दरवाजे के होते हुए दूसरी बोगी के अंदर पहुंच गए। उस बोगी के अंदर जाते ही उस आदमी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहीं पर रुकना और यहाँ से बाहर मत निकलना। खैर, अब तो मुझे उस आदमी की बात को हर हालत में मानना ही था, क्योंकि मेरी कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और अब मैं इस हालत में फंस गया था कि अब मुझे खुद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए और मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी उस आदमी ने मेरी तरफ एकटक देखते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एकदम हिल सा गया था, क्योंकि उस आदमी ने मुझे इस वक्त जो बोला था वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे इस ट्रेन के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा गला कोई घोट रहा हो। बार बार मुझे अजीब सी चीजों का एहसास हो रहा था, और इसी बीच पता नहीं क्यों वो आदमी हड़बड़ाते हुए फिर से वहां से निकल गया, और अब मैं अकेला ही इस ट्रेन की बोगी के अंदर बच गया था। ताजुब तो इस बात का था कि इस वक्त हम जिस बोगी के अंदर बैठे हुए थे, उस बोगी में हमारे अलावा कोई दूसरा मौजूद ही नहीं था। साथ ही मुझे पता चला कि यह इस ट्रेन की आखिरी और अंतिम बोगी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे यह आदमी इस बोगी के अंदर क्यों लेकर आया है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो आदमी फिर से बोगी में पहुंचा, और इस बार जैसे ही वो आदमी बोगी में पहुंचा, तो उसके पूरे कपड़े उतरे हुए थे, और उसका जो आधा नंगा शरीर था उस पर मोटे मोटे से फोड़े पड़े हुए थे, और उनमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर बाद में वो मेरे पास आया और धीमी सी आवाज में बोला, अगर तुम इस ट्रेन के अंदर कुछ देर और रुके रहे तो तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। लगभग 3 साल पहले मैं भी इस ट्रेन से सफर करते समय उस रेलवे स्टेशन पर उतर गया था। मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी थी, लेकिन जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो मुझे पानी वानी कुछ भी नजर नहीं आया, और ऐसी परिस्थिति में मैं पानी की बोतल लेने के लिए ट्रेन से आगे चल पड़ा। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे शरीर को एक हवा ने अचानक ही छलनी छलनी कर दिया। मैंने सोचा कि तेज हवा चलने के कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में पहुंचा, तो मुझे अचानक ही अपने शरीर पर बहुत ही ज़्यादा भारी वजन महसूस होने लगा, और जब मैं बाथरूम के अंदर गया तो मुझे अपने सर के ऊपर बहुत भारी सी चीज़ दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे सर पर कोई औरत बैठी हुई है। उस वक्त तो मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर तक तो मैं बोगी के अंदर बैठा रहा, तो अचानक ही मेरे शरीर पर कुछ कीड़े काटने लगे। तब मुझे हल्की हल्की नींद का कुछ एहसास हुआ। तो उस समय मैं ना चाहते हुए भी मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर अब छलनी छलनी हो गया है। उस आदमी ने अब जिस तरीके की हरकतें बताई थी,
बिल्कुल उसी तरीका से अब मेरे साथ हो रहा था। उस आदमी ने बताया कि उसके बाद अब मेरी डेथ हो गई और आज भी मैं अब एक रूह के रूप में आज भी मैं यहीं भटकता हूँ। उस आदमी की इस बात ने मुझे अंदर से लेकर पूरा हिला दिया था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि कुछ दूरी पे तुम्हें इसके बाद यहाँ पर आने वाले भगवान राम मंदिर पे उतरना है, क्योंकि अब मुझे उस आदमी से भी डर लग रहा था, क्योंकि वो भी तो एक प्रेत ही था। फिर कुछ समय बाद उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी जान तो बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। फिर उसके बाद उस आदमी ने कहा कि शेखावाटी नगर में जा कर के मेरी सूचना दे देना कि मैं अब हमेशा-हमेशा के लिए अब यहाँ से जा चुका हूँ। ये बात सुन कर के तो मेरी आँखें नम हो गईं। फिर उस आदमी ने बताया कि मैं ही एक अकेला वो इंसान हूँ जिसे वो नज़र आया है। बाकी किसी भी इंसान को मेरा रूप नज़र नहीं आया है। शायद तुम में और हम में कोई समानता हो सकती है। फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद पता नहीं क्यों मेरे पैर में मुझे दर्द हो रहा था। फिर जब मैंने पैर की अपनी एड़ी को देखा, तो उस एड़ी में गहरा गड्ढा पड़ गया था और मेरे पैर से जैसे खून टपक रहा था। और वो खून टपकते हुए देखकर सच में मुझे घबराहट होने लगी और अब मैं पूरी तरीके से हताश होकर अपनी सीट से उठने लगा। मेरा सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मुझे ज़ोरों से नींद आ रही थी, लेकिन अगर मैं सो जाता, तो मेरा पूरा का पूरा शरीर छलनी हो जाता। अभी भी वो स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद तब जाकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और तब मैं अपने पैर को घसीटते हुए उस रेलवे स्टेशन से नीचे उतर गया। उस स्टेशन से थोड़ी दूर आगे मुझे मंदिर के ऊपर टंगी हुई एक झंडी नज़र आ रही थी और उस झंडी को देखते ही मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि यही वो श्री राम का मंदिर है, जो उस आदमी ने बताया था। फिर उसके बाद मैं अपनी घायल अवस्था में मैं उस मंदिर के अंदर पहुंचा। तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली, लेकिन अब तक मेरे दोनों पैरों के अंदर गहरे-गहरे गड्ढे पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद तब मैं उस राम मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर लेट गया और मेरी आंखें बंद हो गईं। उस आदमी ने जो मुझे एड्रेस दिया था, मैं उस तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर था। उस आदमी ने मुझे कुछ गुप्त बातें भी बताई थीं, जो उसके परिवार वालों को सुनानी थी। दूसरे दिन जब मैं नॉर्मल हुआ, तब मेरी हालत में थोड़ा सुधार था। वहाँ के पुजारी ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पूरी तरीके से ठीक हो जाने के बाद जब मैंने पुजारी से बात की, तब उन्होंने बताया कि उस रेलवे स्टेशन पर इन चीज़ों का भटकना बहुत ही आम बात है। वहाँ पर कई सालों से भूत-प्रेतों का आतंक है और जैसे ही सूरज अपनी रोशनी के साथ बादलों में डूब जाता है, वैसे ही उस स्टेशन के ऊपर उसकी चहल-पहल एकदम से रुक जाती है और अचानक से वो पूरा स्टेशन भूतों के कब्जे में आ जाता है। दोस्तों, मैंने ये बात पूरी अपने घरवालों को बताई, तब जाकर मेरे घरवालों को पूरी तरीके से विश्वास हुआ और उसके बाद मैंने उस आदमी की भी सारी बातों को उस शेखावाटी मोहल्ले में जाकर के उसके घर में पहुँचा दिया। दोस्तों, इस बात को बहुत ही ज़्यादा समय बीत गए हैं, लेकिन अब भी मुझे अगर वो घटना याद आती है, तो अब भी उस आदमी का चेहरा मेरे सामने छलकता है, क्योंकि फिर कभी मैंने उस आदमी को नहीं देखा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते-जाते इस चैनल की बेल आइकन की बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई डरावनी कहानी में।